अच्छा मरते मर जाएगा, मुंह से जुबान नहीं खोलेगा। डॉक्टर के पास गया, दांत खराब हो गए। डॉक्टर ने कहा मनमोहन सिंह जी अब तो मुंह खोलो, अब तो दांत तो निकालने ही पड़ेंगे। नहीं बोलता। इसको किसी ने पूछ लिया कि भाई डॉक्टर साहब आप बोलते क्यों नहीं हो? वो बोला कि मैडम ने कहा है कि सरकार जी खाते वक्त बोलते नहीं है। खा भी रहा है, खिला भी रहा है। हिंदुस्तान में मैं आज आपके सामने छोटी सी बात नहीं रख रहा हूं। बात को कहां से शुरू कर रहा हूं? मैं बात को युवाओं से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं जवानों को कुछ संख्या में देख रहा हूं। भाइयों मेरी बात अगर पहुंच रही हो तो एकदम एक बार इधर को आओ, जरा शक्ल भी देख लें आपकी सबकी है। गेट से इधर आ जाओ, कुछ बातें भी कर लेंगे आपसे। हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ बेरोजगार युवक घूमते हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर में दर दर भटकते हैं। काम नहीं है उनके पास। पढ़ाई कर ली तो नौकरी नहीं, और नौकरी मिली तो वो पक्की नहीं, धक्के खाते घूमते। क्यों? सरकार ये कहती है हमारे पास व्यवस्था नहीं है। भाई अगर व्यवस्था नहीं है तो किसने कहा है तुम्हें सिंहासन पर बैठने के लिए? सरकारों का काम क्या है? इस देश के लोगों को व्यवस्था देना। सरकार दुनिया के अंदर की बात बता रहा हूं, 9 चीजों के लिए बनती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये 9 चीजों के लिए सरकारें बनती हैं। दिल पर हाथ रख करके बोलो, एक भी चीज ठीक से मिल रही है देश में? बिजली मिल रही है? नहीं मिलती। सड़क ठीक है? नहीं है। शिक्षा बुरा हाल है। पहली बात तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो अध्यापक नहीं, अध्यापक है तो उनके पास चौक तक लिखने को नहीं है, बेंच पे टाट बिछाने को नहीं है। बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य, 72 करोड़ लोगों को दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है। 72 करोड़ कितने लोग होते हैं? इतने लोगों के लिए तो दवाई के लिए पैसा नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, बहुत छोटी सी बात, कि भाई सरकारी अस्पतालों का, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कोई वहां पर इलाज के लिए नहीं भेजना चाहता। क्योंकि प्रोविजन हो जाए, ये नियम बन जाए कि अगर प्रधानमंत्री भी बीमार होगा तो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, ये सारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हिंदुस्तान में रिमोट कंट्रोल से देश को चलाने वाली महिला बीमार होती है तो अमेरिका जाती है, और मालूम एक दिन का खर्चा कितना है उसका? जब अमेरिका जाती है तो एक दिन का खर्चा 18 करोड़ रुपया। एक दिन का खर्चा है 18 करोड़ रुपए में, एक दिन का खर्चा है उसका इलाज का। और हमारे लिए 18 रुपए भी नहीं है। जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, ये सारे सरकारी स्कूल भी ठीक हो जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं अपने लिए बनाते हैं। इस देश में एक युवराज है, वो कभी परात से मिट्टी धोता दिखेगा आपको, कभी किसी के घर में खाना खाता दिखेगा। 27 कंपनियां चल रही है उसकी। कभी देखा आपको उसने, आपने उसको काम करते हो? 27 कंपनियां उसके नाम पे। एक तो वो युवराज है, युवा है, और एक हमारे गांव का युवा है जिसके पास काम ही नहीं है, खाली घूम रहा। पहली बात तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कर ली तो रोजगार नहीं। भाई ये सारा व्यवस्था का दोष है। हिंदुस्तान में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा है। आज चीन जो है ना, बहुत तरक्की वाला देश तो नजर आता है, लेकिन चीन में सब लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, युवा है ही नहीं। क्योंकि 1977 में, मैं तो जब पैदा ही हुआ था, 1977 में बुजुर्गों को ध्यान होगा कि चीन ने एक बच्चे की पॉलिसी अपना ली थी, एक घर में एक बच्चा पैदा होगा। तो इस वजह से वहां आज समस्या ये है कि युवा गिनती के हैं।
चीन बुजुर्गों का देश बनता जा रहा है, युवा जवान भारत जवानों का देश है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत के व्यवस्था चलाने वालों को इस देश के जवानों की कोई कदर ही नहीं। ये व्यवस्थाओं के नाम पर क्या चला रहे हैं? सेक्टर काट रहे हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसानों की जमीनें हथिया रहे हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर, भूमि अधिग्रहण के नाम पर सारी जमीनों को प्रॉपर्टी डीलर बंद करके बिल्डरों को बांट रहे हैं, बेच रहे हैं और बड़ी बड़ी रिश्वतें खा रहे हैं। अरे इनका काम ये है कि इस देश के लोगों को 24 घंटे बिजली दो, पानी दो, अच्छी सड़कें दो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलो, अच्छी शिक्षा के केंद्र खोलो। आज अमेरिका से मुकाबला करने की बात कहता हमारा प्रधानमंत्री। अरे अमेरिका में 6000 यूनिवर्सिटी है, 6000, और हिंदुस्तान में कितनी है? 450 यूनिवर्सिटी। 450 यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की आबादी है 125 करोड़, और अमेरिका की आबादी है 32 करोड़, और वहां पे यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जिनको बोलते हैं, कितने? 6000। तो बताओ 32 करोड़ लोगों के लिए 6000 यूनिवर्सिटी और 125 करोड़ के लिए 450 यूनिवर्सिटी, और 450 में से भी 175 यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड है। कहां पढ़ेंगे बच्चे? कोई व्यवस्था नहीं इस देश में। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं इस देश में साधनों की कमी नहीं है। अब आप कहोगे कि बिजली इसलिए नहीं आती कि कोई बिजली बनती कम है इस देश में। बेटा चुप हो जाओ, बिजली कम आती इसलिए नहीं बिजली बनती कम है, नहीं, बिजली बनाना नहीं चाहते, और जो बनाते हैं उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देते हैं, गांव को नहीं देते। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों से मतलब ही कोई नहीं है। एक ही बार मतलब पड़ेगा जब आएंगे हाथ जोड़ के, घर घर जाएंगे, पैर भी पूजेंगे, लेकिन उसके बाद वापस चले जाएंगे। सारी बात यह है कि मैं किसी के दोष गिनवाने यहां नहीं आया कि भाई किसी एक व्यक्ति की वजह से, ये व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था ही ऐसी है, इस देश में कानून ही ऐसे हैं, इस देश में नियम ही ऐसे, इस देश के चलाने वालों के रंग ढंग ही ऐसे हैं कि हम लोगों के लिए 80% जो गांव का आदमी है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बजट बनता है, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं होता। करोड़पति बिजनेसमैन को पिछले बजट में 5 लाख करोड़ रुपए की छूट दी है टैक्स के अंदर, जितने करोड़पति बिजनेसमैन, और किसानों के लिए जो टोटल बजट निकाला है वो निकाला है 10,000 करोड़ रुपए का। और किसानों की संख्या कितनी है? करीब करीब 62 करोड़ किसान हैं हिंदुस्तान में, जो प्योर, जो शुद्ध खेती पे जीवन आश्रित है। 62 करोड़ लोगों के लिए 10,000 करोड़ मात्र, और करीब कोई 300-400 ये उद्योगपति होंगे बड़े वाले, इनके लिए 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया छूट के रूप में। इतना बड़ा भेदभाव है। युवाओं के लिए मैं बजट ढूंढ रहा था, बजट में युवाओं के लिए क्या है? क्योंकि अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपवाई गई पैसे दे करके, युवा खुश, युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। 1 रुपया नहीं है बजट में युवाओं के लिए, 1 रुपया कहीं भी नहीं है। सब झूठ बोला जा रहा है, सबके सब झूठ, कोई व्यवस्था नहीं है युवाओं के लिए। अरे जिस देश का युवा बेरोजगार होगा, साइंटिस्ट ये बात बोलते हैं कि जो बेरोजगार व्यक्ति होगा वो निराशा में जाएगा, अवसाद में जाएगा, और जो निराशा अवसाद में जाएगा वो नशों में पड़ेगा, और जो नशों में पड़ेगा वो बर्बाद होगा। और हिंदुस्तान की सरकारें यही चाहती हैं कि ये देश बर्बाद हो जाए, ये युवा बर्बाद हो जाए, इसीलिए गांव गांव में शराब के ठेके खुलवाए। अरे मैं धन्यवादी हूँ आपके सरपंच साहब का। कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे सरपंच साहब बैठे क्या? चले गए? ऐसे सरपंच भी गिनती से मिलते हैं। मुझे दीवान जी बता रहे थे कि भाई वो शराबबंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग भी इस देश में गिनती के मिलते हैं जो आज ये लड़ाई लड़ते हैं शराब की। हमने किसी से पूछा हरियाणा की सरकार में कि भाई ये शराब क्यों पिलाते हो लोगों को, भाई दिक्कत क्या है, शराब क्यों पिलाते हो, इससे कोई कौन सी अच्छी बात होती है शराब पीने से? हमें बताओ, एक भी अच्छी बात नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैंने जब ये दिल्ली में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद जितने भी रेप हुए उन सब पे मैंने स्टडी करी, और ये पाया कि जितने भी बलात्कार हुए सारे के सारे उन लोगों ने किए जो शराब पिए हुए थे उस समय। तो शराब से अच्छा क्या होता हमें कोई बताए।
तो हमारे हरियाणा की सरकार के एक मिनिस्टर के किसी परिचित ने, पीए भी कह दूं मैं उसको, उसने कहा कि भाई इसलिए करते हैं कि भाई हमारे को इससे रेवेन्यू मिलता है, पैसा आता है। अरे मैंने कहा पैसा कितना आता है? तो कह रहा पिछले साल आया 225 करोड़ रुपया। अरे मैंने उसको कहा अगर 225 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा एक मिनिस्टर आजकल जो जेल में है ना, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, उसके चक्कर में एक जेल में है। मैंने कहा एक उसके घर पे छापे मार लो, 225 करोड़ तो उसके घर से निकल जाएगा। शराब मत पिलाओ, काला धन लेकर के आओ। अब मनमोहन सिंह क्या कहते हैं कि भाई डीजल के दाम इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं कि कंपनियों को घाटा हो रहा है। मैं बैलेंस शीट लेकर के आया हूं कंपनियों की, मेरे बैग में रखी हुई है। एक भी कंपनी को 2,500 करोड़ से नीचे का मुनाफा नहीं है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, चाहे और कोई सी कंपनी हो, ये गैस बनाने वाली कंपनी कोई भी हो, सबको 2,500 करोड़ सालाना का मुनाफा है, इससे नीचे किसी का नहीं है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। इसको मैं दावे के साथ कहता हूं, मनमोहन सिंह अगर मेरे सामने, मैं तो बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं भारत स्वाभिमान का, मेरे सामने खड़ा हो जाए, इसको तो लोग कहते हैं ना ये दुनिया का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है। ये अर्थशास्त्री नहीं है, अनर्थशास्त्री है। जब से ये आया है अनर्थ हो गया देश, भट्टा बैठ गया देश का। ये इसके साथ मैं चैलेंज से बोलता हूं, मुझे ये तय करके दिखा दे कागज पे लिख करके कि भाई डीजल के दाम इतने क्यों हैं। पाकिस्तान में डीजल के दाम 32 रुपए के करीब है, बांग्लादेश में 35 रुपए के करीब है, भूटान के अंदर 28 रुपए है, श्रीलंका के अंदर 38 रुपए है, चीन के अंदर करीब 25 रुपए है। तो फिर हिंदुस्तान में क्यों आग लगी हुई है? 48 रुपए 50 रुपए डीजल क्यों मिलता है? सब बेईमानी है, सब चोरी है, सब रिश्वतखोरी है। पेट्रोल मिलता है 70 रुपए। अरे अपने पड़ोसी पाकिस्तान में देख लो, 35 रुपए का पेट्रोल मिलता है। 35 रुपए में पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है। हमारे यहाँ से आफत आ गई? कुछ भी आफत नहीं आई, सब चोरी हो रही है, सब रिश्वतखोरी हो रही है। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए का कर दिया, 225 रुपए में गैस बनती है और 1,000 का बेच रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, जबरदस्ती लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी लूट का पैसा इनके घर आ रहा है, सब लूट लूट के अपना घर भर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझ रखा। साथियों, मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें करूंगा, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, मेरे और सभी भाई भी यहाँ बैठे हैं। कि हिंदुस्तान में आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो इस तरह की हैं कि अगर ये कुछ दिन और चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब सचमुच में अंग्रेज यहाँ पर, एक तो अंग्रेज नहीं बैठी है, वो दिन दूर नहीं जब इस देश का प्रधानमंत्री भी अंग्रेज होगा, इस देश का मुख्यमंत्री भी अंग्रेज होंगे और इस देश का राष्ट्रपति भी अंग्रेज होगा। ये गुलामी की तरफ बढ़ रहा है देश।